आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो चीज जान ली थी। हम लोग बिलियन पढ़ चुके थे, बिलियन किसे कहते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे बिलियन कहते हैं। बिलियन के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिला दी जाए, जो मिश्रण बनता है समांगी बनेगा। समांगी मिश्रण बनता है। समांगी मतलब ये होता है जब विलेय को विलायक में घोला जाए तो विलेय के अणु पूर्ण रूप से विलायक में घुल जाने चाहिए, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। अब फिर हमें विलेय के बारे में जाना था। विलेय क्या होता है? विलेय वह पदार्थ है जो मात्रा में कैसा रहेगा? कम, उसे विलेय कहते हैं। विलायक की बात करें तो विलायक वह पदार्थ है जो मात्रा में कैसा रहता है? ज्यादा, उसे हम विलायक कहते हैं। तो इसकी सबसे शॉर्ट परिभाषा निकाली थी हम लोगों ने। विलयन इक्वल, विलयन बराबर विलेय तथा विलायक। तो विलयन में क्या उपस्थित रहता है? एक विलेय पदार्थ रहता है, एक विलायक रहता है। तो परिभाषा में विलेय तथा विलायक को का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। तो विलयन क्लियर हो गया, विलेय की मात्रा कम रहती है, विलायक की कैसी रहती है? ज्यादा। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे संतृप्त विलयन। जिस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी जाए उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलयन में कोई मात्रा घोले किसकी? विलेय की, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे एग्जांपल समझना चाहें, यदि हम एक बीकर में पानी लें और उसमें सोडियम क्लोराइड को मिलाएं और तब तक धीरे धीरे हिलाते रहें जब तक कि सोडियम क्लोराइड उसमें घुलना बंद ना हो जाए, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। मतलब विलयन में विलेय तो घुलेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना घुल सके उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त में क्या है? वह है विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। मतलब इसमें क्या है कि विलेय के जो अणु घुलेंगे संतृप्त विलयन से थोड़ा कम रहेंगे, बस आवश्यक रहेंगे कि कुछ घुल रहा है। और संतृप्त क्या कहा गया? जिस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी जाए उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त की देखो, वह है विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तो घुल रही है लेकिन संतृप्त के लिए आवश्यक हो बस, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। उसी क्रम में थोड़ा आगे देखेंगे कि विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता, तो इसका थोड़ा एग्जांपल समझ लो। विलेयता किसे कहते हैं? चलो, मेरे पास कोई 1 ग्राम कोई वस्तु है, उसको हम 100 ग्राम में मिलाना चाहें, तो जो ये 1 ग्राम वस्तु है 100 ग्राम में पूर्ण रूप से घुल जानी चाहिए। पूर्ण रूप से घुल जाए उसे क्या कहते हैं? विलेयता। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ये कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा। चलो हमने पदार्थ ए लिया है जिसका वजन वेट कितना रखा हमने? 1 ग्राम, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। मतलब कोई ये मेरा एक विलेय पदार्थ है और ये क्या हो चुका है? विलायक। तो विलेय की मात्रा हमेशा कम रहती है, विलायक की ज्यादा रहती है। तो विलेय पदार्थ इतना लें जो विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? विलेयता। और यही परिभाषा विलयन क्या कहती है? जब दो पदार्थों का समांगी मिश्रण किया जाए, या जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में घोला जाए तो विलयन बनता है। विलयन क्या एक दूसरे मिल भी सकते हैं? नहीं मिल सकते, लेकिन विलेयता में क्या बोला? पूर्ण रूप से घुलना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता। और विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। एक क्वेश्चन करते हैं यहां से, देखो 100 ग्राम विलेय को 1000 ग्राम वाले विलायक में घोलने पर
घोलने पर 100 ग्राम विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन की मात्रा बताओ। विलयन की मात्रा क्या होगी? 1000 ग्राम विलेय को, सॉरी 100 ग्राम वाले विलेय को 1000 ग्राम वाले विलायक में घोलने पर विलयन की मात्रा। अब विलयन की मात्रा निकालेंगे कैसे? मुझे परिभाषा याद होनी चाहिए किसकी, विलयन की। विलयन में दो ही चीजें होती है जब कोई विलयन बनता है। जैसे विलयन अगर बनाना है तो विलयन में क्या होता है? एक विलेय होता है, एक क्या होता है? विलायक। मतलब विलेय और विलायक को मिलाने पर अर्थात उनका योग करने पर, जोड़ने पर जो मिलता है वही मेरा क्या है? विलयन है। तो इसी हिसाब सवाल करेंगे तो यहां विलेय कितना दिया है? विलेय दिया गया हम लोगों को 100 ग्राम, और विलायक कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब बनाना क्या है? विलयन। तो विलयन क्या कहलाता है? विलयन, विलेय धन विलायक। तो विलेय को कितना दिया? विलेय का ग्राम 100 है और विलायक है 1000 ग्राम। दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 1100 ग्राम। तो विलयन कितने का हो जाएगा? 1100 ग्राम का। तो क्वेश्चन था 100 ग्राम विलेय को 1000 ग्राम वाले विलायक में घोलने पर विलयन की मात्रा क्या होगी? तो हमें विलयन पता होना चाहिए। विलयन की परिभाषा कहती है विलेय तथा विलायक को का जो मिश्रण है वही विलयन कहलाता है। मतलब विलेय और विलायक को आपस में घोल दिया जाए वो विलयन बनता है। तो हमने विलेय देखा सवाल में 100 ग्राम दिया था, विलायक देखा 1000 ग्राम दिया है। अब करेंगे कैसे? तो विलयन था विलेय धन विलायक। विलेय की मात्रा 100 थी, विलायक की 1000 थी, दोनों जोड़ कितना हो गया? विलयन। ये क्वेश्चन और थोड़ा समझते हैं यहीं पर, यहां से क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी विलयन की मात्रा, यदि किसी विलयन की मात्रा 400 ग्राम हो और यदि किसी विलयन की मात्रा 400 ग्राम हो और यदि उसमें 50 ग्राम विलेय घुले हों तो विलायक की मात्रा क्या होती है? क्वेश्चन है यदि किसी विलेय की मात्रा 100 ग्राम हो, यदि उसमें 50 ग्राम विलेय घुले हो तो विलायक की मात्रा क्या होती है? तो वही विलेय और विलायक की बात कर रहे हैं तो हमें विलयन तो क्लिक करना चाहिए। विलयन क्या होता है? विलेय धन विलायक का मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो जो जो मात्रा दी जाए वो नोट करते हैं। यहां से देखो ये क्या दिया मेरा? विलेय की मात्रा दी है और ये क्या दिया है? ये हमारा विलयन की मात्रा है, ये विलेय दिया है, पूछा क्या गया है? विलायक। तो करने का तरीका सेम रहेगा। तो लिखेंगे विलयन की मात्रा कितनी दी है? विलयन की मात्रा दी है हम लोगों को 400 ग्राम और विलेय की मात्रा फिर कितनी दी है? विलेय की मात्रा 50 ग्राम। पूछे किसकी मात्रा है? तो विलायक की मात्रा। विलायक की
मात्रा इक्वल क्वेश्चन मार्क। सवाल था यदि किसी बिलियन की मात्रा 400 ग्राम हो और उसमें 50 ग्राम बिलियन हो तो विलायक की मात्रा बताओ। तो बिलियन की मात्रा थी 400, बिलियन की थी 50, पूंजी किसकी है? विलायक की। तो हम सवाल ऊपर से नोट करते हैं लोग दोबारा से। अब फॉर्मूला बनाएंगे बिलियन की परिभाषा से। तो बिलियन क्या होता है? तो मेरा बिलियन होता है बिलिय धन विलायक। तो बिलियन दिया कितना गया? बिलियन के नीचे बिलियन लिख दो। कितना बिलियन है? 400 ग्राम बिलियन है। तो बिलियन कितना दिया है? 50 ग्राम। पूछा क्या है? विलायक। तो विलायक पूछा जब ये 50 उस साइड जाएंगे किससे हो जाएंगे? माइनस के। तो विलायक इस साइड अकेला रह जाएगा। विलायक इक्वल 400 माइनस 50 बराबर के 350 ग्राम। ये मेरा क्या निकल के आया है? विलायक। क्वेश्चन दोबारा से एक बार समझना। यदि किसी बिलियन की मात्रा 400 ग्राम हो और यदि उसमें 50 ग्राम बिलियन घुले हो तो विलायक की मात्रा क्या होगी? तो बिलियन की मात्रा 400 दी थी, 400 लिख ली। विलायक की 50 दी थी, 50 लिख ली। सो बिलियन की 50 दी लिख ली। पूछा किसका? विलायक की मात्रा पूछी, क्वेश्चन मार्क। तो परिभाषा क्लियर करते हैं। बिलियन इक्वल क्या होता है? बिलियन धन विलायक। बिलियन 400 था, बिलियन 50 था। जब 50 उस साइड जाएगा तो विलायक बचेगा कितना? 350। इतना क्लियर हो गया होगा। इसको हटाते हैं। एक हम नई चीज सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मोल। मोल क्या है तो समझ लो एक बार। जैसे मेरे पास कोई बीकर है, चलो इसमें मान लें जल भरा हुआ है, जल का बीकर है। इसकी कुछ मात्रा ले लो, चलो समझने के लिए 18 ग्राम। तो ये जल है, कितने ग्राम है इसमें? जल को लिखते हैं H2O। तो मोल निकालते हैं। मोल का मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई हम पात्र लेते हैं, उसमें से कुछ पहले लिक्विड भरा हो, तो चलो मान लो जल का लिक्विड है, इसमें कुछ मिलाया जाए तो जल की अणु पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू अणु पूछी जाती है। मोल किसे कहते हैं? जैसे हम कोई चीज लेके जाते हैं, 1 दर्जन होते, एक वैल्यू कितनी होती है? 12 होते, 1 दर्जन इक्वल। वैसे ही क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? क्वेश्चन बनेगा 100 ग्राम जो जल है उसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या बताओ। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो मोल की परिभाषा नहीं पूछता है, ये जानेंगे। मोल क्या है? भार और अणुभार का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल। जैसे मार्केट से जाएं कुछ लेने के लिए, जैसे 1 दर्जन केले लेके आए तो 1 दर्जन में कितने केले आए हैं, वही हमारा क्या निकलेगा? मोल। तो भार बटे अणुभार ये फार्मूला है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। अब ये पूछा कि 18 ग्राम जल में कितने मोल हैं? तो जो 18 ग्राम होगा वो क्या मेरा लिखा जाएगा? भार। और जल का क्या निकाले हम लोग? अणुभार। करने का था ये, देखो अणुभार थोड़ा समझ लो। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, कॉपर होता है 63.5, Fe का होता है 56, पोटेशियम होता है 39, आयोडीन का होता है 127 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। हम लोग इतने याद रखेंगे, इतने एलिमेंट के भार और परमाणु क्रमांक सब याद रखेंगे। हाइड्रोजन 1H1 होता है, कार्बन 6 नंबर पे होता है, नाइट्रोजन 7,
ऑक्सीजन 8 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर, ऐसे याद रखेंगे। एल्यूमिनियम 13 होता है, सल्फर 16 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, कॉपर का होता है 63.5, Fe होता है 56, पोटेशियम 39, आयोडीन का होता है 127, क्लोरीन का 135। आप इतने याद रखेंगे, आपके अणुभार सभी निकल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या था कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताओ। इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। यहां एक सवाल लिखते हैं हम लोग। अठारह ग्राम जल में मोलों की संख्या बताओ। बेसिक क्वेश्चन में एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाएंगे कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताओ। तो मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार को हम लोग W से लिखते हैं और अणुभार को लिखते हैं मास से। तो फार्मूला हो सकता है, मोल को लिखते हैं नंबर ऑफ N। तो N इक्वल एक नया फार्मूला बन सकता है, W अपॉन N इक्वल बन सकता है W अपॉन M। N क्या है? मोल है। W क्या? वेट बोलते हैं भार, और मास बोलते हैं अणुभार को। तो मोल इक्वल भार बटे अणुभार। पूछा किसमें था? 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताओ। तो ग्राम क्या होता है मेरा? भार। तो क्वेश्चन में भार इक्वल दिया है कितना? भार को W रिप्रेजेंट करते हैं यहां से, 18 ग्राम। अब हमें जरूरत किसकी? अणुभार की। तो जल क्या निकाले यहां से? जल का क्या निकाले हम लोग? अणुभार। अब जल का अणुभार निकालने से पहले हमको ये सीरीज याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। अब जल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो जल बोले तो H2O। तो जल का अणुभार, H2O का अणुभार। अब H का अणुभार कितना होता है? 1। H के घर से कितने दो लोग आए हैं? 2 लोग। तो इनका गुणा कितना कर देंगे? 2 का। 2 का गुणा क्यों हुआ? H कितने लोग हैं? 2। ठीक है। H का परमाणु भार होता है कितना? 1। बीच में सिंबल आएगा प्लस का। ऑक्सीजन होता है मेरा 8 नंबर पर, इसका परमाणु भार कितना होता है? 16। इसको कैलकुलेट करो, 2 1 2 और 16 कितना हो गया? ऐसे लिख देंगे 2 + 16 इक्वल टू 18। इतना क्लियर हो गया। तो ग्राम दिया जाए भार है जिसमें घोला जाए, तो जल में घोला जा रहा है, जल का निकाले। ग्लूकोज में घोला जाए, ग्लूकोज का जो जिसमें घोला जाए उसका नाम रखा जाएगा। तो जल में घोला गया तो जल का अणुभार निकला कितना? 18। अब फार्मूला क्या कह रहा है? किसकी वैल्यू निकालनी है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फार्मूला लगा देना। तो मोल इक्वल क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो मेरा भार कितना दिया गया? 18। अणुभार कितना है? ये भी 18 है। तो मोल इक्वल आ गया है कितना? 1। तो 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 1। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेना। H का भार 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, कॉपर होता है 63.5, Fe होता है 56, पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, क्लोरीन होता है 35.5। अब कुछ हम लोग आपको अणुभार निकालना सिखाते हैं, उसका क्वेश्चन कराएंगे। आपसे पूछा जाएगा H2SO4 का अणुभार बताओ। H2SO4 का अणुभार। तो अणुभार नहीं निकालना सवाल नहीं बन पाएगा। तो अणुभार निकालने के लिए ये टेबल याद होनी चाहिए। तो H का भार कितना होता है? 1। और H के घर से कितने लोग आए हैं? तो 2। तो 2 का गुणा कर दो। और इसका सल्फर कितना होता है? S
सल्फर अकेला है, कोई गुणा नहीं, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8, चलो 8 लिख दिया, सॉरी ऑक्सीजन कितना होता है 16, परमाणु क्रमांक 8 है तो 16, और उसके घर से कितने आएंगे 4, तो गुणा करो 2 एकल 2 प्लस 32 और 16 पढ़ा होना चाहिए, 16 अपनी 32, 16 की 48, 16 चौक 64, इन सबको जोड़ दो तो 32 64 2 2 दूनी 4 2 6 6 और 2 8, ये कितना हो गया 98। कोई क्वेश्चन पूछे कि H2SO4 अड़वार कितना होता है, निकालने का तरीका यही है, डायरेक्ट कितना होता है 98। जैसे एक और लिखते NaOH का अड़वार, NaOH का अणुभार, NaOH ना पूछा जाए तो Na बोलते सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सांस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब निकालो तो सोडियम कितने नंबर पे होगा 11 पे, अणुभार देखना कितना इसका 23, तो 23 प्लस ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पर, इसका परमाणु भार देखें कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का भार भी एक होता है, क्रमांक भी एक होता है, तो एक लिख दो। अब इसे जोड़ लो 23 और एक कितना हो चुका है 24 धन 16, तो 24 और 16 को आपस में ऐड करेंगे, 6 और 4 10 की 0 हाथ से लगी 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो चुका है 4, तो NaOH का अणुभार कितना होता है 40। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।